बच्चों, जैसा कि हम जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है उसको करेंगे और कर चुके होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ करके उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर यानी चैप्टर 2 पर चलते हैं, जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। पुष्पी पादपों में अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। Sexual reproduction in angiosperm plant और sexual reproduction in flowering plant। बच्चों, पुष्पी पादप का मतलब है कि जो जटिल पादप हैं जिनका विकास सबसे लास्ट में हुआ है, ऐसे पादपों यानी आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवृतबीजी पादप का मतलब होता है कि ऐसे पादप जिनके बीज के ऊपर भित्ति पाई जाती है, यानी आवरण पाया जाता है। आप देखते हैं सरसों, मटर आदि में इनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। ऐसे पुष्पों में, ऐसे पौधों के में पुष्प बनते हैं और इन्हीं पुष्पों में नर और मादा जनन अंग होते हैं जिनमें लैंगिक जनन की क्रियाएं होती हैं। बच्चों, पिछले 2 सालों से जब से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को यूपी बोर्ड ने लागू किया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि लैंगिक जनन के इस चैप्टर में जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस, इससे हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2018 में पूछा गया कि पुष्पावली वृंत क्या है, पेडंकल पुष्पावली वृंत। और इस साल 2018 क्या 2019 और 2020 में पूछा गया साइथियम क्या है। तो हम लोग पुष्पक्रम को भी पढ़ लें, उसके बाद फिर लैंगिक जनन पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि पुष्पों के जो क्रम हैं, पुष्पों के लगने का जो क्रम है, उसी को हम लोग पुष्पक्रम कहते हैं। और पुष्पों की ये जो क्रम हैं हर पौधे में अलग अलग पाया जाता है। पुष्पों के क्रम पर चलने के पहले हम लोग पुष्पावली वृंत को भी जान लें। बच्चों, पुष्प जब किसी पौधे पर लगा होता है तो आप देखते हैं कि जैसे सरसों का है, सरसों का पौधा एक लंबी क्षणनुमा संरचना बनती है जिसके दोनों तरफ पुष्प लगे होते हैं। जो मुख्य अक्ष होता है उसी को हम लोग पुष्पावली वृंत या पेडंकल कहते हैं। इस पेडंकल से लगी हुई एक और डंठल जैसी संरचना होती है। इस डंठल जैसी संरचना को, जिस पर पुष्प लगा होता है, उसे हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं, पेडिकल। तो इस तरह से आपने जाना कि पेडिकल और पेडंकल क्या है। अभी हम आगे जब पुष्पक्रम बताने लगेंगे उस समय भी फिगर में आपको दिखाएंगे कि कौन पुष्प वृंत है और कौन पुष्पावली वृंत है। बच्चों, पुष्पक्रम पर हम लोग चलते हैं। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि पुष्पों के अपने ही पौधे के अक्ष पर लगने की का जो क्रम होता है, अरेंजमेंट होता है, उसे हम पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है जिसे हम असीमाक्षी कहते हैं, रैसिमोस। बच्चों, रैसिमोस भी कई प्रकार का होता है। हम क्रमवार रैसिमोस के विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि देखिए बच्चों, अभी हम पुष्पक्रम का जो पहला प्रकार है जिसे हम लोग असीमाक्षी या रैसिमोस कहते हैं, उस पुष्पक्रम के पहले प्रकार पर चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक लंबी रेखा दिखाई दे रही है जिस पर ये पुष्प लगा हुआ है, 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। इसमें ये लंबी जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम लोग पुष्पावली वृंत या पेडंकिल कहते हैं। और ये कच्छ से ये अन्य संरचना निकली हुई है जिसे हम लोग पेडिकल या पुष्पवृंत कहते हैं। यहीं पर पुष्प का निर्माण होता है और पुष्प के निर्माण के फलस्वरूप ये आगे की ओर नहीं बढ़ता है, यानी इसका आगे की ओर विकास नहीं होकर के ये पुष्पावली वृंत पर ही नए पुष्प आगे बनने लगते हैं और इस तरह से बनते हुए पुष्प क्रम को हम लोग असीमाक्ष या रैसिम कहते हैं। ऐसा मूली, सरसों आदि में पाया जाता है। जो रैसिमोस का अगला प्रकार है जिसे हम लोग यौगिक असीमाक्ष कहते हैं या पेनिकल कहते हैं, इस प्रकार का पुष्पक्रम आपको ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से पुष्पक्रम होता है और जिसे हम लोग यौगिक पेनिकल कहते हैं। इस तरह का पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली वृंत पर या पेडंकिल पर इसके कक्ष से पुष्पवृंत निकल करके 3 पुष्प लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पुष्प के दोनों तरफ ये पुष्प लगे हुए हैं, इसलिए इस तरह के पुष्पक्रम के विकास को हम लोग बोलते हैं यौगिक असीमाक्ष, जैसा कि हम गोल्ड मोहर या गुल मोहर में देखते हैं। असीमाक्ष के अगले प्रकार पर चलते हैं जो कि तीसरा प्रकार है। इस प्रकार के असीमाक्ष कणिक या स्पाइक असीमाक्ष कहलाते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 करके पुष्प लगे हुए हैं और ये पुष्पावली वृंत के कक्ष पर लगे हुए हैं, जिसमें कोई पुष्प वृंत या पेडिकल नहीं लगा हुआ है। जब इस तरह का पुष्पक्रम बनता है जिस पौधे में, इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम लोग स्पाइक बोलते हैं। ऐसा पुष्पक्रम एडाइटोडा में पाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला पुष्पक्रम जो कि एक पुष्पावली वृंत तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वह सीधी रेखा में ना होकर के जिग जैग होकर के बन रहा है। इस प्रकार के
पुष्पक्रम को हम लोग स्पाइकलेट पुष्पक्रम या कणिसिका पुष्पक्रम कहते हैं। जैसा कि घासों में पाया जाता है, ग्रास में, इसमें आप देख रहे हैं कि पहले 2 कक्षों पर ग्लूम बना हुआ है, उसके बाद वाले कक्ष पर, तीसरे वाले कक्ष पर जो है यहाँ पर लेमा बना हुआ है। यहीं पर पुष्प का क्रम दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार का पुष्पक्रम दिखाई दे तो इसे हम लोग स्पाइकलेट कहते हैं। जो अगला रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है या पुष्पक्रम है, उसे हम लोग नत कणिस कहते हैं या कैटकिन कहते हैं। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कक्ष के निचले भाग में पुष्प बनता है और पुष्पावली वृंत एक सीधी रेखा होती है। इस प्रकार का पुष्पक्रम अपने सहपत्रों के गुच्छों के नीचे होता है। सहपत्र का मतलब होता है कि पुष्प की सहायता करने वाले पत्ते, जैसा कि मोरस यानी सहतूत में पाया जाता है। बच्चों, इसके बाद अगला पुष्पक्रम है स्पाइडिस। स्पाइडिस में एक मोटी स्पेथ बनती है, जिनसे जुड़ा हुआ पुष्पक्रम होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार की स्पेथ केले में या मकाई में पाई जाती है। केले में आपने देखा होगा कि केले के दोनों तरफ ये स्पेथ है और इसके दोनों तरफ पुष्प लगे होते हैं। या मक्का में आपने देखा हो तो उसमें भी एक मोटी या मांसल प्रकार की स्पेथ बनती है, जिसमें पुष्प लगे होते हैं और इन पुष्पों के निषेचन के फलस्वरूप बीजों का निर्माण होता है और आप मकाई को बीज के रूप में ही देखते हैं, जो कि एक मांसल स्पेथ पर लगा होता है। अगला जो पुष्पक्रम है वो समशिख प्रकार का होता है। समशिख प्रकार के पुष्पक्रम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शिखर है वो समान स्तर पर बनता है, किंतु इनके जो क्रम हैं वो एकांतर क्रम में बनते हैं। एकांतर क्रम में ये बन करके एक ही स्थान पर कहिए या जो शिखर होता है वो लगभग समान लंबाई तक बढ़ करके पुष्प को धारण करता है। ऐसा पुष्पक्रम आप कैंडीटफ्ट या आवेरिस अमारा में देख सकते हैं। कैंडीटफ्ट का जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, वो आवेरिस अमारा है। इसके बाद आप देखिए अगला जो पुष्पक्रम है जिसे हम लोग अम्बेल बोलते हैं। समशिख को हम लोग अंग्रेजी में कोरिम्ब बोलते हैं और यहाँ पर देखिए अम्बेल यानी पुष्प छत्र, यानी ऐसा पुष्पक्रम जो कि छाते की तरह। यहाँ आप देखिए हम लोग जब छाता बरसात के दिनों में खोलते हैं तो उनकी तीलियाँ एक जगह से निकलकर चारों तरफ घूमी रहती हैं। यहाँ भी देखिए आप एक ही जगह से ये निकल करके इस पुष्पावली वृंत से पुष्प वृंत निकल करके ये पुष्प एक ही जगह बने होते हैं, जिसे आप अम्ब्रेल या अम्ब्रेला की तरह समझ सकते हैं।
ऐसा कैंडी टफ्ट में पाया जाता है। नहीं, इसमें गाजर में पाया जाता है। गाजर, धनिया आदि में आपने देखा होगा कि धनिया में भी इसी तरह से अम्ब्रेला की तरह ऊपर निकला हुआ पुष्प दिखाई देता है। जो अगला पुष्पक्रम है इसका रेसिमोस का या असीमाक्षी का, वो है मुंडक या कैपिटुलम। कैपिटुलम प्रकार का होता है अगला जो पुष्पक्रम है। इस वाले में देखिए, इसमें भी जो है छाते की तरह ही दिखाया गया है, अम्ब्रेला की तरह ही है, किंतु इसके शिखर पर एक से अधिक पुष्प दिखाई दे रहे हैं, जबकि इन पर सिर्फ एक एक पुष्प दिखाई दे रहा है। अभी हमने मुंडक की चर्चा किया, यानी जो है कैपिटुलम की चर्चा किया। ये देखिए, कैपिटुलम में जो पुष्पासन होता है, यानी पुष्प का आसन, पुष्प जिस पर जो है बैठता है या टिका होता है, जिसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। और ये पुष्पासन आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस की तरह से बना हुआ है। ये मांसल होता है और इस मांसल पुष्पासन पर पुष्प लगे होते हैं और क्रम से लगे होते हैं। जैसे देखिए, एक इधर है 1 2 3 4 5, इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 करके है। तो जिस क्रम में इधर से पुष्प लगे होते हैं, उसी क्रम में इधर से भी पुष्प लगे होते हैं और इनकी कई पंक्तियाँ पाई जाती हैं। तो जब इस तरह का पुष्प क्रम दिखे तो उसे हम लोग कैपिटुलम, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। बच्चों, अभी आपने ये देखा कि जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके पहले प्रकार, जिसे आपने जो है असीमाक्षी कहा। असीमाक्षी में आपने देखा कि असीमाक्षी में आपने देखा कि कई प्रकार के पुष्प क्रम होते हैं और इन पुष्प क्रमों को आप बारी बारी से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको सब में अंतर दिखाई देगा और आप आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। जो अगला प्रकार है जिसे हम लोग ससीमाक्षी या साइमोज कहते हैं, अगले प्रकार को हम लोग जो है साइमोज के रूप में पढ़ेंगे और जिसे आप कुछ अन्य चित्रों के सहायता से पढ़ सकेंगे। जैसा कि आप लोग साइमोज के चित्रों को देखिए। साइमोज प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है इसे हम लोग ससीमाक्षी कहते हैं। ससीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम ऐसा पुष्पक्रम जो पार्श्वीय अक्ष या शीर्षस्थ पुष्प के नीचे निकलता है और इसकी जो वृद्धि होती है, इसकी वृद्धि पुष्प के बनने के पश्चात पुष्पावली वृंत समाप्त हो जाता है और जो पुष्पावली वृंत है अब आगे की ओर नहीं बढ़ता है, बल्कि अब पुष्प वृंत आगे की ओर बढ़ता है और पुष्पावली वृंत यहीं पर समाप्त हो जाता है। पुष्पावली वृंत छोटा रहता है और जो पुष्प वृंत है उसमें शाखाएं निकल करके पुष्प को या उसके क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसके पहले प्रकार को हम लोग एकल शाखी या
यूनिपैरस कहते हैं या मोनोकैसियल कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि दो तरह के मोनोकैसियल या एकल साखी, जिसमें एक ही शाखा निकलती हो, उसे हम लोग एकल साखी कहते हैं, मोनोपैरस कहते हैं। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों में ही एक ही शाखा निकल रही है। ऐसे एकल साखी पुष्प क्रम को हम लोग यूनिपैरस के रूप में जानते हैं। ऐसा हम कपास में ये वाला चित्र जो दिख रहा है, ए वाला, कपास में इस तरह का जो है पुष्पक्रम दिखाई देता है। जबकि दूसरा वाला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जैग टाइप का या हेलिक्स की तरह से दिखाई दे रहा है, इसे आप हेलिकॉइड भी कहते हैं। ये हेलियोट्रोपियम में ऐसा पाया जाता है, इस तरह का पुष्पक्रम। इसका जो दूसरा प्रकार है, जिसे हम लोग बाइपैरस कहते हैं, जिसमें पुष्पावली वृंत से पुष्प निकल करके एक स्थान पर समाप्त तो हो जाता है, लेकिन इस पुष्पावली वृंत से दो शाखाएं इसके कक्ष से निकलती हैं और दो शाखाएं निकल करके पुष्प को धारण करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसी एक शाखा पर 3 शाखाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन दोनों तरफ 2 शाखाएं दिखाई दे रही हैं। 2 शाखाओं के कारण इन्हें हम बाइपैरस कहते हैं या द्विशाखी कहते हैं। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो इक्जोरा और पिटूनिया में पाया जाता है। अगला जो पुष्पक्रम आपको दिख रहा है, ये बहुशाखी का दिख रहा है, जिसे हम लोग मल्टीपैरस या पॉलीकैसियल कहते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में आप देख रहे हैं कि इस पुष्पावली वृंत पर यहाँ तो पुष्प समाप्त हो रहा है, पुष्प वृंत पर पुष्प बन जा रहा है। पुष्प के बन जाने के पश्चात आप देख रहे हैं कि एक से अधिक शाखाएं निकलती हैं। एक से अधिक शाखाएं जब निकल रही हों तो उसे हम लोग पॉलीकैसियल कहते हैं या मल्टीपैरस कहते हैं। ये शाखाएं पुनः मल्टी ब्रांचेज में परिवर्तित होती हैं और ये बीच वाला जो पुष्प होता है उसके दोनों तरफ समान प्रकार के पुष्प या समान संख्या में पुष्प पाए जाते हैं। समान संख्या में पुष्प सभी शाखाओं में आपको दिखाई देंगे। अगर इस तरह का पुष्प क्रम दिखाई दे तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीकैसियल, जैसा कि कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। कैलोट्रोपिस में इस तरह का पुष्प क्रम होता है। तो आपने ये देखा कि जो ससीमाक्षी हैं ये 3 प्रकार के, मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के हैं, और इन तीनों प्रकारों को आप लोग सावधानी से पढ़ेंगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। जो विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम होता है उसमें 3 अन्य प्रकार के विशिष्ट पुष्पक्रम होते हैं, जिसमें आपके यूपी बोर्ड में इस बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार आया हुआ था। आप देखिए विशिष्ट प्रकार का जो पुष्पक्रम है उसमें साइथियम के बारे में पूछा गया था और ये कहा गया कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कि साइथियम क्या है। तो आपको ये बताना था कि साइथियम एक प्रकार का पुष्पक्रम है जो कि
इस प्रकार से होता है, जिसमें यहाँ पर देखिए एक नेक्टरी दिखाई दे रहा है, नेक्टरी दिखाई दे रहा है, यानी इसमें जो है मकरंद होता है, हिंदी में हम लोग मकरंद बोलते हैं। मकरंद यहाँ पर पोषक पदार्थ के रूप में होता है जो कि पोषण प्रदान करता है। और ये केंद्र में एक मादा जो है पुष्प होता है। मादा जनन अंग को हम लोग जो है बोलते हैं स्त्री केसर यानी पिस्टिल। और इसके चारों ओर आप देख रहे हैं कि नर पुष्प दिखाई दे रहे हैं, नर अंग दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। और इस तरह का जब आपको पुष्पक्रम दिखाई दे तो उसे हम लोग साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। जो अगला पुष्पक्रम है वो है कूट चक्रक प्रकार का पुष्पक्रम। यहाँ देखिए, ये जो कूट चक्रक है ये बी वाला आपको दिखाई दे रहा है। इसमें पुष्पावली वृंत के चारों तरफ चक्र के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और ये संरचनाएं आपको तुलसी के पौधे में दिखाई दे सकता है, जिसे आप ओसियम कहते हैं। तो ओसियम में आपको इस तरह का पुष्पक्रम दिखाई दे सकता है, और आप देख सकते हैं तुलसी के पौधे में। तीसरा जो प्रकार है वो है हाइपैंथोडियम। हाइपैंथोडियम में जो है पुष्पासन गूदेदार होता है और एक प्याले के समान खोखली संरचना बना लेता है, जिसमें शीर्ष पर एक छिद्र होता है, शीर्ष पर एक छिद्र होता है, और पुष्प अंदर की भित्ति पर लगा रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अंदर की भित्ति में जो है ये पुष्प लगे हुए हैं और ऊपर की ओर एक छिद्र दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह की संरचना दिखाई दे तो उसे हम लोग हाइपैंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से पुष्पक्रम होते हैं और इन पुष्पक्रमों को हम कैसे समझेंगे। एक और प्रकार का पुष्पक्रम हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें एकल पुष्प होता है। एकल ये दो प्रकार के होते हैं, एक आप यहाँ देख रहे हैं और एक दूसरा यहाँ देख रहे हैं। दोनों प्रकार के पुष्पक्रमों में एक में आप देख रहे हैं कि एकल अंतस्थ यानी सॉलिटरी टर्मिनल, यानी जो है ये अपने शीर्ष भाग से ही निकल करके पुष्प का विकास होता है। जब इसके टर्मिनल से निकल करके पुष्प का विकास हो तो ऐसे पुष्पक्रम को हम लोग सॉलिटरी टर्मिनल कहते हैं, या हिंदी में एकल अंतस्थ कहते हैं। जैसा कि कुमुदनी या हिंदी अंग्रेजी में लिली कहते हैं, या पॉपी के पौधे में आप देख सकते हैं कि टर्मिनल सॉलिटरी जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। जो दूसरा प्रकार है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पुष्प का जो ये पौधे का आपको एक ब्रांच दिख रहा है। इस ब्रांच से एक पत्ती लगी हुई है, लीफ, और इस लीफ के कच्छ बोलिए या एक्सिस बोलिए, उसी के बीचों बीच से निकल करके पुष्प का निर्माण होता है, जिसमें नीचे की ओर आप देख रहे हैं कि पुंकेसर लगा हुआ है और इसके अंदर के भाग में स्त्री केसर होगा। और जब इस तरह का पुष्पक्रम आपको दिखे तो उसे हम लोग सॉलिटरी एक्सिलरी बोलते हैं या एकल कक्षीय बोलते हैं, क्योंकि इस पुष्प
की जो संरचना है, उसका निर्माण, उसकी शुरुआत यहाँ पौधे की किसी शाखा के कच्छ से हुई है। कच्छ का निर्माण इस पत्ती और शाखा के बीच से निकलने के कारण इसे हम लोग कच्छीय बोलते हैं। तो इस तरह से आपने अभी तक ये जाना कि पुष्प क्रम किसे कहते हैं और पुष्प क्रम कितने प्रकार का होता है। बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने पुष्प क्रम के संदर्भ में जाना, आगे हम लोग ये जानेंगे कि पौधों में जो आवृतबीजी पौधे हैं, आवृतबीजी पौधे का मतलब है कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के पौधे में ही पुष्प पाया जाता है। इन्हीं को हम लोग पुष्पी पादप कहते हैं। और इनमें पुष्प के निर्माण का मुख्य कारण है कि लैंगिक जनन करना। और लैंगिक जनन के लिए इनके पास 4 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिनमें 2 सहायक अंग और 2 वास्तविक अंग पाए जाते हैं। सहायक अंग और वास्तविक अंग की चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो आप जानना चाहेंगे कि सहायक अंग कौन है और वास्तविक अंग कौन है। हम एक आवृतबीजी पौधे के चित्र को देखते हैं। यहाँ आप देखिए, आवृतबीजी पौधे आपकी किताब में दिया हुआ है ये चित्र। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि बाहर की ओर ये एक पुष्पासन यहाँ पर लगा हुआ है। इस पूरे भाग को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का आसन यानी जिस पर पुष्प बैठा हो उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। बाहर की ओर आप देखिए, ये एक हरी हरी संरचना दिखाई देती है, जैसा कि आप अधिकतर पौधों के फूलों में देख सकते हैं कि नीचे की ओर एक हरी हरी संरचना होती है, जिसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल या कैलिक्स कहते हैं। ये अंग सबसे बाहर पाया जाता है। उसके बाद एक रंगीन संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये रंगीन संरचना जिसे हम लोग दल पुंज कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कोरोला बोलते हैं। तो ये कोरोला और ये कैलिक्स, कैलिक्स और कोरोला ये 2 अंग ऐसे हैं जो पुष्पों के लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सहायक कैसे होते हैं। बच्चों, अधिकतर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए कीट परागण का उपयोग होता है प्रकृति में। वैसे तो परागण मैंने चर्चा किया था कि 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, वायु परागण, जल परागण और कीट परागण। लेकिन कीट परागण सबसे अधिक संख्या में होता है, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। इन जंतुओं को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे कोरोला द्वारा, पुष्प के कोरोला द्वारा इन कीटों को आकर्षित किया जाता है और कीटों को आकर्षित करने के पश्चात इनका कार्य समाप्त हो जाता है। अब अंदर जो अंग हैं, जिन्हें हम वास्तविक जनन अंग कहते हैं, जिन्हें हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 तरह के संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। एक बीचों बीच नली के आकार की संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे ऊपर की ओर वर्तिकाग्र, अंग्रेजी में इसे हम स्टिग्मा, एक लंबी नली दिखाई दे रही है जिसे हम स्टाइल, हिंदी में वर्तिका, और एक बेलन के आकार की संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम लोग
अंडाशय या ओवरी कहते हैं। इसके निचले हिस्से में थाइलस या पुष्पासन दिखाई दे रहा है। इसके दोनों तरफ या चारों तरफ बहुत अधिक संख्या में पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। पुंकेसर दो तरह की रचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग में बाइलॉब्ड या द्विपालित एंथर या परागकोश और एक लंबी संरचना जिसे तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं वो लगा होता है। इसे हम पुंकेसर या एंड्रूसियम अंग्रेजी में बोलते हैं। जबकि इस वाले भाग को, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, इसे अंग्रेजी में हम लोग गाइनोसियम या जायांग हिंदी में बोला जाता है। आगे की चर्चा करें तो इनके लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम परागकोश, पुंकेसर और इसके अंदर जो परागकोश है इसके अंदर परागकणों के निर्माण की चर्चा करते हैं। परागकणों के निर्माण की चर्चा इस तरह से हम तीन चीज़ों की चर्चा एक साथ करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं पुंकेसर की। एक लंबी संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसे हम लोग फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं, और ये तंतु ऊपर की ओर परागकोश दिखाई दे रहा है। इस परागकोश से जुड़ा होता है। नीचे से जो आपको ये फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है, ये फ्लावर के या तो पुष्पासन से या फिर बाह्य दल से यानी कोरोला से जुड़ा होता है। एक तरफ कोरोला से जुड़ा होता है या पुष्पासन से जुड़ा होता है, जिसे थाइलस भी बोलते हैं, थाइलस से जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ ये यहाँ पॉलन साइक से जुड़ा होता है, एंथर जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जुड़ा होता है। बच्चों, ये जो पॉलन साइक या एंथर है ये दो पिंडों से मिलके बना होता है, बाइलॉब्ड होता है। ये बाइलॉब्ड है और जिसके अंदर प्रत्येक में दो दो चैम्बर होते हैं, यानी बाई चैम्बर्ड भी होता है, दो कोष्ठकीय होता है आपका। ये यहाँ पर आप देखिए इस चित्र में, यहाँ पर दो चैम्बर दिखाई दे रहा है, एक चैम्बर ये, दूसरा ये, या इसमें देखिए एक चैम्बर ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये बाई चैम्बर्ड हो गया और ये, और बाई लॉब्ड भी हो गया, यानी एक लॉब ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यानी एक कोष्ठ ये हो गया और दूसरा ये हो गया, एक पॉली ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो बाई लॉब्ड है और बाई चैम्बर्ड है। तो इस तरह से ये 4 चैम्बर्ड पॉलन साइक आपको दिखाई दे रहा है। इन्हीं पॉलन साइक के अंदर अभी तो आपको यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी परागकण भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परागकणों के बनने के देखिए यहाँ पर ये ऊपर की ओर ये कनेक्ट है और 4 चैम्बर आपको दिख रहे हैं, ये 4 दिख रहे हैं, और बीच में ये संयोजी होता है, कनेक्टिव होता है, कनेक्ट हो करके इसे जोड़े रखता है। वैसे ये जो एंथर है, जिसे हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में माइक्रो स्पोर सैक बोलते हैं या माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। ये 4 स्तर आपको इस चित्र में देखिए, यहाँ पर बाहर की ओर अंतस्त्वचा दिख रही है,
अंतस्थ त्वचा को हम लोग अंग्रेजी में एपिडर्मिस बोलते हैं। ये एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, जो कि रक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। इसके अंदर देखिए अंतस्थीसियम, यानी इसे हम लोग इंडोथीसियम भी बोलते हैं। इंडोथीसियम कई परतों से मिलकर बनी होती है। ये कई परतें इस तरह से बनी होती हैं कि ये एंथर की सुरक्षा कर सके, लेकिन बीच में एक स्थान पर ये इंडोथीसियम नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ देखिए, इस जगह पर इंडोथीसियम आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अन्य जो भीतर की भित्ति है या वाल है वो भी नहीं दिखाई दे रही है। और इसी तरह इसी स्थान को हम लोग बोलते हैं स्टोमियम, और स्टोमियम के स्थान पर ही ये जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के पश्चात ये यहीं से फटता है। इंडोथीसियम के बाद 3 परतों की मिडिल लेयर पाई जाती है। ये मिडिल लेयर जब एंथर या पॉलन साइक मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने पर ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलन ग्रेन्स के बनने में मदद करता है, या पॉलन ग्रेन्स के बनते बनते ये नष्ट हो जाता है। लास्ट में जो अंतिम परत होती है जिसे हम लोग टेपिटम कहते हैं, टेपिटम सबसे अंदर की परत है। इसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं। यहाँ आप देखिए एक से अधिक केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है बढ़ते हुए माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको आप जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, या लघु बीजाणु मातृकोशिका हिंदी में बोला जाता है। इस लघु बीजाणु मातृकोशिका को ये टेपिटम का लेयर पोषक पदार्थ प्रदान करता है, यानी न्यूट्रिशन देता है। टेपिटम से एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण होता है, और जिसके द्वारा ये पॉलन ग्रेन्स को बढ़ने में और उसके लघु बीजाणु जनन या माइक्रो स्पोरोजिनेसिस में मदद करते हैं। ये मदर सेल यानी लघु बीजाणु मातृकोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न के पश्चात इसमें हैप्लॉइड या अगुणित युग्मक बनते हैं, और यही युग्मक आगे चलकर पराग कण का रूप धारण करते हैं, और पराग कण इस पूरे एंथर में पूरी तरह से भर जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सैक दिख रहा है। इन चैम्बर्ड में पॉलन ग्रेन्स पूरी तरह से भर जाते हैं, इसमें सभी में पूरे में ठसाठस भर जाते हैं। और ये चूँकि इसकी जो लेयर है 4 स्तरों से मिलके बनी है, और जब ये धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उस स्थिति में ये टूट जाता है, और टूट करके पॉलन ग्रेन्स को मुक्त कर देता है, और पॉलन ग्रेन्स मुक्त हो करके परागण की क्रिया संपन्न करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। बच्चों, इसके बाद जो ये आपने देखा कि पॉलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया को हम लोग
लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से ये लघु बीजाणु जनन होता है। आज के एपिसोड में हम इतना ही बता रहे हैं। बच्चों, आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।